Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, Physics lecturer, Usman Cadet College, Udehal. Welcome to Physics first year virtual class. We complete our chapter number 3. Now we are going to start our numerical problems. So we start our today lesson. Our first numerical, that is question number 1. A helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 meters second inverse when it is at the height of 156.8 meters above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? तो जिसमें ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो असेंडिंग हो रहा है वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। आज तक क्या हो रहा है, बुलंद हो रहा है और उसकी जो वर्टिकली अपवर्ड यानी जो उसकी स्पीड है 19.6 मीटर पर सेकेंड है। कहते हैं जब वो 156.8 मीटर की हाइट पर पहुंच जाता है, यानी बुलंद होते होते 156.8 मीटर की हाइट पर जब हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, ये ग्राउंड से इतनी हो जाती है, तो कहता है वहां से एक स्टोन जो है वो फेंका जाता है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लेता है जो स्टोन है वो ग्राउंड तक हिट करने के लिए, कितना टाइम लेता है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, इनिशियली यानी द ड्रॉप पार्टिकल जो है, ठीक है, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इनिशियली ये बता रहे हैं कि जो पार्टिकल ड्रॉप हुआ है मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन अटेन द मैक्सिमम हाइट इन टाइम t1, यानी जो पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो ऊपर जा रही हो, बुलंद हो रही हो, कहते अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, यानी किसी भी पत्थर को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं अगर, या कोई बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें, तो कहता है अटेन द मैक्सिमम हाइट, यानी वो टाइम t1 में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो कहता है वो टाइम t1 सपोज लेता है, मैक्सिमम हाइट तक जाता है, एंड देन फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होता है, अंडर द ग्रेविटी एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम t2। यानी सादा सी बात इसका ये है, इसका जो आंसर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ऊपर फेंका जाता है, यानी इनिशियली कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, तो टाइम t1 सपोज ले लिया, फिर क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ फॉल होता है, तो कहता है हिट द ग्राउंड, तो कहता है वो भी कितना टाइम ले रहा है, वो हमने क्या कह दिया, t2 टाइम कह दिया। यानी कुछ टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में यूटिलाइज होता है ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, और बाकी क्या है जो t2 टाइम है वो क्या होगा, वो फॉल डाउन अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड हिट द ग्राउंड, ये हमने t2 कह दिया। यानी t1 एंड t2 ये टोटल टाइम क्या है, हमने इनिशियली इसका कंसेप्ट में दिया कि ये इतना टाइम लेता है। ओके, अब जो है हमने इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, इसका जरा एनालिसिस करते हैं। कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज गिवन vi is 19.6 meter second inverse, this velocity is given, initial velocity it was moving upward, and height it is given according to this numerical statement, it is a 156.8 meter height is given. Okay, then what we have to determine, time taken by the particle in the air, in how much time taken by a particle in the air, that is we have to find out, that is t is equal to t1 plus t2 is equal to find out, यानी ये वो t जो है it is a total time and t1 is a time which was taken by particle when we throw from ground to upward direction and it attain maximum height, and when it come back fall down under the acceleration of gravity, it also take time t2, so total time is sum of time t1 plus t2 and this we have to find out। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो कहते हैं अपवर्ड मोशन जो है उसमें हमारे पास
जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या 19.6 मीटर पर सेकंड थी। तो डेफिनेटली मैक्सिमम हाइट पे जाके वो एट द फॉर सम मोमेंट वो क्या होता है, रेस्ट में आता है, फिर क्या है वापस ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, तो उस वक्त उसकी वी एफ क्या होगी, जीरो होगी। क्यों कि जब भी आपकी बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं वो उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, फिर क्या होता है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के आधार में इसी के लिए कह लें कि वो थोड़ा सी देर के लिए रेस्ट में आता है। then it take rest and at that time we say that its velocity is, that is the vf velocity is 0, and then so that's why we take vf is equal to 0, and acceleration it is equal to minus g. Why? Because object is moving upward direction. When object is moving upward direction, it means that we will take its acceleration, it will be negative acceleration, and time is t1. So we will find out the time t1 when object is moving in upward direction. So we will take here first equation of motion, which is a vf is equal to vi minus gt1. Why minus is there? Because here acceleration is negative. Why? Because moving in upward direction, so acceleration, our acceleration a will be equal to minus g. So we follow this rule also, and then we rearrange it because we have to find here t1. So this negative term go on other side, so it will become a t1 vf minus vi divided by minus g. हमने क्या किया है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमने इस केस के तहत जो है हमने अप्लाई किया है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है कि आपके पास क्या यहाँ पर हमने इस टर्म को दूसरी साइड पे ले गए हैं, या हमने फिर क्या किया, वी आई टर्म को उस तरफ ले गए, वी एफ माइनस वी आई बन गई, एंड माइनस जी टी वन एक साइड पर रह गया, और यहाँ से माइनस जी जो है वो आप नीचे डिनोमिनेटर में ले गए क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। और फिर आगे हमने क्या इसमें वी एफ की वैल्यू 0 पुट की है क्योंकि सर्टेन हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, एंड देन माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय माइनस जी वैल्यू, एंड वी कैलकुलेटेड टाइम इज 2 सेकंड। यानी जो हमने बॉडी अपवर्ड की, यानी जो हेलीकॉप्टर है वो अपवर्ड जाते हुए उसने टाइम कितना लिया, 2 सेकंड लिया जी, फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्या था, रेज हो रहा था असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड, और फिर कहता है इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद वहां से स्टोन फेंका गया, तो स्टोन डेफिनेटली हेलीकॉप्टर के अंदर ही था, तो वो उसके साथ ही रेज हुआ 156.8 मीटर की हाइट पे जाके वो स्टोन हमने फेंक दिया। तो डेफिनेटली यानी जो स्टोन या ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए जो टाइम लगा वो 2 सेकंड है। अब हमने क्या करना है, उसको हाइट से फेंक दिया जाता है मैक्सिमम हाइट से, फिर वो स्टोन क्या है दोबारा नीचे भी आता है, हमने वो टाइम भी क्या करना है t2 जो है वो कैलकुलेट करना है। अब जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम कोई बॉडी अपवर्ड फेंकते हैं तो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो उसकी वी एफ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब वो फॉल डाउन करता है तो क्या होता है, वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे वी एफ 0 थी, जब व्हेन इट इज दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी वी एफ वेलोसिटी ही क्या बन जाती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। और जब वो हिट करती है स्ट्राइक स्ट्राइक विद द ग्राउंड, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी वो क्या बन जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, इन डाउनवर्ड मोशन जब कोई पत्थर को नीचे फेंका जाएगा या कोई ऑब्जेक्ट जो है, या आपने बॉल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन फेंकी तो मैक्सिमम हाइट तक गई, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वीएफ बनती थी वो 0 थी। अब वापसी जो ट्रेवलिंग शुरू हो जाएगी, वहां उसकी जो वीएफ वेलोसिटी थी वो आप क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई बन जाएगी, और वो आप पास क्या है यहाँ पे देखिए हमने 0 कंसिडर कर ली है। एंड देन डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, यानी s2 डिस्टेंस अब वो क्या करेगा, कवर करेगा, क्योंकि इतनी हाइट से हम इसे क्या करेंगे, नीचे फेंकेंगे, तो आपके पास क्या होगा s1 प्लस h, यानी s1 कौन सा डिस्टेंस जो अपवर्ड जाते हुए कवर किया था, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, और प्लस क्या है, दोबारा क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया, वो सारे डिस्टेंस ऐड कर दिए, तो दैट इज हमारे पास क्या है, इतना आ गया 176.4 मीटर, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस s2 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी, दैट s इज इक्वल टू दैट वाज vi t प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो क्योंकि हम इस इक्वेशन को अपने केस के हिसाब से डिस्कस करें, s2 इज इक्वल टू vi t2 प्लस 1/2 gt2 स्क्वायर। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्यों 0 थी, बता दिया था हमने, एंड देन t2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
प्लस आपके पास 1/2, जी की वैल्यू 9.8 एंड T2 इसका स्केयर। एंड देन हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। तो कहते हैं कैलकुलेट करने से हमारे पास जो टाइम टी आ रहा है वो 6 सेकेंड आ रहा है। तो सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन एयर, अब क्या है इसमें टोटल टाइम जो है वो सम ऑफ T1 प्लस क्या T2, हमने दोनों वैल्यूज क्या कर दी, T1 की वैल्यू क्या 2 सेकेंड है ये कैलकुलेट की, प्लस आप पास क्या T2 की जो टाइम है जो उसने दिया उसकी वैल्यू भी हमने ऐड कर दी, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या हो गया 8 सेकेंड आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया है। और ये चैप्टर जो है इसके प्रॉब्लम बड़े अहम है, क्योंकि हमारे पास जो स्कीम ऑफ स्टडी है चैप्टर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल आता है, लेकिन एनी हो कुछ पता नहीं होता, बाज़ का एग्जामिनर स्कीम को उलट कर दे तो नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा हमें हर लिहाज से इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करना है। चैप्टर 2 की थ्योरी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी तैयार करनी है, इस तरह चैप्टर 3 की थ्योरी न्यूमेरिकल एग्जांपल सब चीज़ें तैयार करनी है। खुदा ना खास्ता अगर केस रिवर्स हो जाए तो आपके पास इतनी तैयारी हो कि आप उनको कर सकें, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनी हो, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 2 आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रा a velocity time graph for a short journey on a straight road of a motorbike। जी आप इन दिनों फारिग हैं तो बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, तो घूम फिर रहे हैं, कुछ जर्नी कर रहे हैं। कहते हैं कि वो जर्नी की डिटेल इस ग्राफ में मौजूद है। कहते हैं कि इसमें वेलोसिटी यानी मीटर सेकंड इनवर्स में और टाइम सेकंड में, यानी आपने जो है पहले जो उसका वेलोसिटी 0 सेकंड में वेलोसिटी क्या है 0 है। फिर कहते हैं आफ्टर 30 सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 60 सेकंड, then after 60 second its velocity is 20 meter per second. Then after 90 second its velocity is 20 meter per second. And then after 120 second it is 20 second. 150 second its velocity is 20 meter per second. And 180 that is the second its velocity is 0. So these students, what we have to do, that is the initial acceleration we have to find out. What is the initial acceleration of your motorbike, and then initial final acceleration, हमने इसका फाइनल एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। एंड देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटरसाइकिलिस्ट, तो आप मोटरसाइकिल पे बैठकर जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट, ये आपके पास डायग्राम है और डायग्राम इस क्वेश्चन में इंतहाई अहम है, क्योंकि विदाउट डायग्राम ना ही आप सही तरह समझ सकते हैं और ना ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी प्रॉपर अंदाज में इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखें ये डियर स्टूडेंट्स, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, एक आप पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दूसरा आप पास का अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने टाइम ले लिए सेकंड्स में, और हमने वाई एक्सिस में हमने क्या कर ली, इसकी वेलोसिटी जो है वो कंसिडर कर ली है। अब यहाँ देखें जो स्केल हमने रखी हुई है वही स्केल जिसने दी हमने वही स्केल रख ली, चेंज नहीं की आपके आसानी की खातर। कहता है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ये आपके पास सेकंड्स हैं टाइम में, और यहाँ पास वेलोसिटी क्या है 10, 20 लाइक दैट। मैक्सिमम हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 20 है। अब इसमें ये देखें, ये सेगमेंट आप पास आ रहा है जी, एक ट्राइंगल ऑरेंज कलर की है ABF, ये एक ट्राइंगल है। फिर आगे देखें BCEF, ये एक आप पास रेक्टेंगल है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे अंडरस्टैंड करना जरा ध्यान से क्योंकि ये बड़ा अहम है। और आगे फिर एक ट्राइंगल आ रही है इस कलर में, दैट इज CDE, ये आप पास दूसरी ट्राइंगल है। आप इसमें देखें कि इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आप पास देखें ये जो ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं कि जो बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट है वो एट रेस्ट पे थी, यानी आपने मोटरसाइकिल एस से स्टार्ट किया था, तो इट्स मीन दैट इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 थी, जैसे ये ग्राफ में भी आप पास 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी है। देन फिर हमने क्या करना है, कहते हैं कि इस ग्राफ को रीड करें तो कहते हैं ये बढ़ती हुई क्या है, ये ए पॉइंट 0 से स्टार्ट हुई, ये बढ़ती बढ़ती कहाँ तक चलेगी, बी पॉइंट पर चलेगी, और ये इसके वर्टिकल सामने देखें इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, और यहाँ तक टाइम इसने कितना ले लिया 60 सेकंड ले लिया है। कहते हैं ये जो आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल है, यहाँ से हमने क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसका जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये देखिए इनिशियल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आप देखें इस पहला हिस्सा ग्राफ का देखें ABF,
ये पहला हिस्सा है इस ग्राफ का। तो इसे आप देखें तो आपका इनिशियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी से मुराद क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, एंड डेल्टा टी में चेंज इन टाइम है। वो आप देखें ग्राफ से, अगर आप देखें तो पहला हिस्सा ये ए से बी तक, तो कहते हैं ये बी को इसके सामने वर्टिकल है, ये 20 मीटर इसकी वेलोसिटी है, और ये हमने 20 लिख लिया चेंज इन वेलोसिटी। एंड टाइम आप देखें 0 से लेके कहाँ तक है, इस ट्रायंगल का 60 तक है, तो हमने 20 डिवाइडेड बाय 60 कर लिया, तो इज इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकंड 2 आ गया, या मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया जी। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ हो तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, हमने फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखें कि इस ग्राफ को जरा देखें, बी सी ई एंड एफ। अब ये क्या रेक्टेंगल है, आप इसमें देखें कि यहाँ पर जो है बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन से शो हो रही है, जिसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कब से कब तक कांस्टेंट रहती है, कहते हैं 60 सेकंड से लेकर 150 सेकंड तक, यानी ये वो ड्यूरेशन है, ये वो टाइम है कि ये वेलोसिटी क्या रहती है, यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। तो देन हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है उसका एक्सेलरेशन देखना है। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। आपको पहले बताया है कि जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बी से सी तक, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो डिस्प्ले में पता चल गया कि हमारे पास जो है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो इसका एक्सेलरेशन है वो सारे का सारा क्या है, 0 है। एंड देन लास्ट पॉइंट, यानी हमारे पास आखिरी पॉइंट जो है ये लास्ट ट्रायंगल है दैट इज सी डी ई। इसमें आप देखें 150 से 180 टाइम सेकेंड है, और यहाँ पर आप देखें ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सी पॉइंट से देखें ग्राफ का ये नीचे की तरफ आ रहा है, और डी पॉइंट पे आगे दोबारा क्या है, 0 पे आ जाती है, इसका वेलोसिटी क्या हुई, मतलब डिक्रीज हुई है। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, 20 थी। लिहाजा अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर ए एफ इज इक्वल डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहाँ माइनस साइन लगाया। माइनस साइन का मतलब यही है कि अब आपके पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो डिक्रीजिंग के साथ हमेशा नेगेटिव साइन होता है। इसका नेगेटिव साइन का ये मतलब नहीं होता कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, बल्कि यहाँ नेगेटिव साइन मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये डिक्रीज हो रही है। और टाइम जो है 30 सेकंड है, ये 150 एंड अप टू 180 डिफरेंस क्या है, 30 का है। तो कहता है हमने इसमें कैलकुलेशन की, तो वैल्यूज इंसर्ट की, तो कहते हैं आपके पास क्या है, -0.67 मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो माइनस का साइन पहले बता दिए कि डिक्रीजिंग है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। मैग्नीट्यूड क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। यूं हमने क्या कर लिया, फाइनल एक्सेलरेशन भी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको क्वेश्चन हो, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, इसमें कहते हैं और जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, पहले ये देखिए हमने इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, फिर ये दूसरा पॉइंट हमने फाइनल एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट किया। अब इसी सवाल का लास्ट पार्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। तो हमने इसका क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। अब कहते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये जो जितने एरिया ऑफ ग्राफ है, यानी ये आपके पास पहली ट्रायंगल इसका एरिया प्लस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के एरिया प्लस सेकंड ट्रायंगल के एरिया, इन सारे एरिया ऐड कर दें। कहता है ये जितना एरिया इस ग्राफ के अंडर आ जाएगा ये सारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। ये देखिए ना, आप ए पॉइंट से चले थे, ये बी पे गए, फिर आप सी पे गए, फिर आप डी पे आए, तो फिर अगर आप दोबारा ए पे वापस चले जाते हैं तो ये सारा वही एरिया ही आ जाता है ना जो आपने मोटरसाइकिल कवर किया। ए सपोज आपका होम है, ठीक है, आप अपने होम से चले थे, बी पे गए, सी स्टेशन पे गए, फिर डी पे गए, जहां आपने जाना था वो आपको चाहने वाला था, उससे आप मिले, फिर आप दोबारा मोटरसाइकिल दौड़ाई और ये सीधे रास्ते से वापस घर तक पहुंच गए। ये देखें, ये आपने सारा क्या किया, एरिया कवर किया। ये इसका मतलब आपने टोटल डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल और प्लस रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड आउट करना होगा। ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। आप इसमें देखें, चेक करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ, जिनके नाम हमने दे रखे हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब देखें ट्रायंगल एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 दैट इज अ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जो आपके पास क्या है, ट्रायंगल का फार्मूला है।
और इसकी वैल्यू आप ग्राफ से आप देख सकते हैं और ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें बेस हमारे पास क्या है 20 है, जो कि है आपके पास या 60 आपके पास क्या सेकंड है। इसमें देखें ये 0 से लेकर 60 तक के आपके पास बेस है, और ये आपके पास बी एफ के हाइट है, यानी आपके पास वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। ये 20 है, ये 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, तो ये देखिए हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। प्लस आगे आप देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है जो फार्मूला फाइंड आउट करने का। इसकी लेंथ ये देखें यहाँ से 60 से लेकर 150 तक है, तो 150 में 60 निकालें तो ये आप पास 90 आ जाती है। 30 + 30 + 30, ये इसकी क्या बन गई, बेस बन गई। और हाइट के अपवर्ड ई से लेकर सी तक वो किधर इसका इक्वल देखें 20 ही है, तो वो हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट किया 90 आप पास के और मल्टीप्लाई इसकी विड्थ जी। एंड देन लास्ट जो आपके पास है ये आप देखें 60 × 20, एंड देन हमारे पास क्या लास्ट ट्राइंगल, ये आपके पास दैट इज अ CDE ट्राइंगल। इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया, वो एरिया कैलकुलेट करें 1/2, तो इसका एरिया 1/2 है, यह आपके पास इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यह आप देखें 20 आपका हाइट है, 30 आपका बेस है। तो यूं इस तरीके से हमने क्या किया, सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके, ये देखिए हमने कैलकुलेट की। कहते हैं फर्स्ट जो है 600 मीटर है, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या 1800 मीटर है, सेकंड ट्रायंगल का एरिया क्या हमारे पास आ गया दैट इज 300 मीटर। टोटल हमने ऐड कर दिया 2700 मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आपके पास क्या 2.7 किलोमीटर, यानी आपने 2.7 किलोमीटर बाइक पर टोटल डिस्टेंस कवर किया। यूं इस तरीके से हमने इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर लिया जी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। क्लियर होगी डी स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 है, दैट इज a proton is moving with the speed of 1.010⁻7 meter second inverse, passes through a 0.02 centimeter thick sheet of a paper and emerge with the speed of 2.010⁻6 meter second inverse. Assuming the uniform deceleration, find the retardation and time taken to pass through the paper. यानी कहते हैं कि एक प्रोटॉन है वो इस स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो एक थिक शीट ऑफ पेपर में से पास करता है जिसकी थिकनेस कितनी है 0.02 सेंटीमीटर है। यानी एक जो प्रोटॉन है वो कहता है इस स्पीड से क्या कर रहा है, मूव करता है, और एक आप पास क्या थिक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, उसमें से पास करता है, और उस पेपर शीट की जो विड्थ है वो आप पास क्या है 0.02 सेंटीमीटर है। और कहते हैं अमर्ज क्या होता है विद द स्पीड ऑफ, इस स्पीड से आगे फिर जाता है 2.010⁻6 मीटर पर सेकंड। कहते हैं अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, कहते हैं इसका डिसेलरेशन क्या करें, यूनिफॉर्म करें, यानी डिसेलरेशन का मतलब है उसका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो, एक जितना डिक्रीज हो रहा है। कहता है रिटार्डेशन फाइंड आउट करें, यानी कितना वो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वो हमने फाइंड आउट करना है। एंड देन टाइम टेकन, ये कितना टाइम लेता है, ये चीज हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन। जिसमें जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है देन यू हैव टू रीड क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली। जब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली कर लेंगे, ये न्यूज का क्या करेंगे, एनालिसिस आप करेंगे। एनालिसिस में क्या होता है, यानी जो डाटा गिवन है उसकी लिस्ट बनाते हैं, और जो चीज फाइंड आउट करनी है देन उसकी लिस्ट बनाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पूरे डाटा का और द थिंग्स विच यू हैव टू फाइंड आउट उनका कंपैरिजन करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप ये देखने कौन सा फार्मूला फिट आता है वो अप्लाई करना है। और बिफोर यूजिंग यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज क्वांटिटी इन एसआई यूनिट सिस्टम, देन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये हमने लिखी गिवन डाटा, वी आई आपके पास क्या है 1.010⁻7 मीटर सेकंड इनवर्स। कहता है फाइनल वेलोसिटी ये भी गिवन है 2.010⁻6 मीटर पर सेकंड। कहते हैं थिकनेस ऑफ द शीट जो एस जो है वो हमारे पास क्या 0.020 सेंटीमीटर है। इसको हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर लिया, जो हमारे पास क्या है ये मीटर में आ गई। तो उसके बाद क्या है, हमने रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है, यानी एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रहा हो
तो उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, उसे डिसेलेरेशन भी कहते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू पास थ्रू पेपर, यानी जो प्रोटॉन है वो पेपर में से पास आउट होते हुए कितना टाइम लेता है, वो टी हमने टाइम टी फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमने इसलिए अप्लाई किया है। अभी देखिए हम एनालिसिस करते हैं कि ये हमने थर्ड इक्वेशन ही क्यों यूज की है, क्यों हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो हमने इस इक्वेशन को यूज कर लिया। अब इसमें देखें कि ये हमने क्या करना है, एक साइड पे करना है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में से इसको रीअरेंज किया, और हमने क्या किया, एक ही वैल्यू जो है वो हमने एक साइड पे कर ली। तो इसमें वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। फिर आप क्या कर दें, इसमें वैल्यू इंसर्ट कर लें, वी एफ की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी, माइनस वी आई की वैल्यू इंसर्ट की, इसका स्क्वायर ले लिया, एंड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस s जो है, जो उसकी थिकनेस ऑफ पेपर थी शीट की, वो हमने इंसर्ट कर दी। ताकि आफ्टर कैलकुलेशन तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है एक्सेलरेशन आ गया। इस पे साथ देखिए हम नेगेटिव साइन है, तो इसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसी को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। अब कहते हैं टाइम टी आपने फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज करना है, यहाँ से डायरेक्ट ही कर दिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ देखिए इधर भी आपके पास वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, और आपके पास क्या है, ए भी अब आपने फाइंड आउट कर ली। यही ए आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देनी है। इस इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, रीअरेंज करना है, ताकि आप टी को एक साइड कर लें। तो वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, तो आपने क्या करना है, रीअरेंज करने के बाद जो टी आई है उसका ये फार्मूले में उसने क्या कर दिया, वैल्यू इंसर्ट कर दी है, और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास टाइम कितना आ गया, 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 सेकेंड। तो यूं हमने इस तरीके से क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया है। इसमें डी स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Then next question, that is the fourth question. There are two masses M1 and M2 are initially at rest, यानी हमारे पास दो मैसेज हैं जो कि हमने स्प्रिंग के साथ उन्हें जोड़ रखा है, जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हैं। कहते हैं एक मैस आपके पास M1 है, दूसरी मैस के M2 है, इसको हमने एक कंप्रेस स्प्रिंग के साथ जोड़ रखा है और इन्हें रेस्ट पे रखा हुआ है। यानी इसकी ये देखिए U1 इनिशियल वेलोसिटी है, इसको ये U1 हमने 0 लिखा है, एंड देन आपके पास क्या U2 इधर क्या 0 है। देन फिर क्या हुआ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी आफ्टर स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड। अभी देखिए हमने दोनों हाथों से स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ और इन दोनों बॉडीज को पकड़ रखा है, खुद बाय फोर्स पकड़ा हुआ है, ताकि ये रेस्ट में रहें और इनकी इस कंडीशन को फिल किया जा सके। यानी ये रेस्ट पे हैं, इसकी U1 वेलोसिटी 0 है, U2 वेलोसिटी क्या 0 है। अब क्या हुआ है कि आपने स्प्रिंग को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया है, तो डेफिनेटली स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो ये बॉडी जो है ये क्या होगा, रिलीज होगा। अच्छा ये देखें रिलीज होने के नतीजे में ये इतना खुल गया, डिस्टेंस बढ़ गया। कहते हैं जब रिलीज हुआ तो डेफिनेटली बॉडी ने क्या किया है, मूव किया है। पहले हमने स्प्रिंग क्या करता था, कंप्रेस कर रखा था, दबा रखा था, ठीक है। अब ये खुला है, यानी हमने यह क्या किया, इसको रिलीज किया है। तो जब पहले कंप्रेस स्प्रिंग था, इस कंडीशन देखें, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्रेस हालत में था तो इनकी वेलोसिटी U1 U2 दोनों की 0 थी, हमने खुद से रोक रखा था। जब हमने क्या कर इसे रिलीज कर दिया, तो रिलीज होने से क्या है, ये दोनों बॉडीज M1 और M2 जिनकी मैस है M1 M2, इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, जिसके स्प्रिंग रिलीज हो गया। ये देखें इसके पास डिस्टेंस बढ़ गया, तो कहते डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो एक की वेलोसिटी हमने V1 कंसिडर कर ली, दूसरी की वेलोसिटी हमने क्या कर ली, V2 कंसिडर कर ली। तो आगे डिस्टेंस करना क्या है, हमने यहाँ पर इन दोनों जो वेलोसिटीज हैं V1 और V2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके इनका हमने ये V1 डिवाइडेड बाय V2 यानी इन दोनों में रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए एनालिसिस किया तो कहते हैं मैस ऑफ दोनों बॉडीज के हमारे पास गिवन है। तो कहते हैं कि इनकी जो बॉडीज है आपके पास, उनकी एक की मैस क्या है M1 है, मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी, मैस ऑफ सेकंड बॉडी क्या है M2 है। जस्ट हमें गिवन है, यानी इनकी वैल्यू नहीं गिवन इस क्वेश्चन में। देन कहते हैं एक की वेलोसिटी भी U1 है, दूसरी की वेलोसिटी U2 है, दैट इज बोथ आर एट रेस्ट, सो दे आर इक्वल टू 0। हमने सिर्फ क्या करनी है, इसकी रेशियो ऑफ वेलोसिटी V1 एंड V2 कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकली इसे कैलकुलेट नहीं करना,
यानी सादा लफ्ज वो क्या कह रहा है, हमने इसका फार्मूला डिराइव करना है। अब इसमें देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि वो इसके इस इक्वेशन के तहत क्या होगा, मोमेंटम बिफोर रिलीज ऑफ द स्प्रिंग एंड मोमेंटम आफ्टर रिलीज ऑफ द स्प्रिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सॉरी मस्ट बी इक्वल टू कंजर्व, ये मैंने गलती से जीरो कह दिए। कहते हैं कि आपके पास जो मोमेंटम है यानी बिफोर रिलीज द स्प्रिंग का मतलब क्या है, जब स्प्रिंग क्या था कंप्रेस्ड हालत में था। ये आप डायग्राम देखें, यहाँ कर्सर है मेरा, ये कंप्रेस्ड कहते हैं पहली कंडीशन में जो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम है वो आपके पास इज इक्वल टू आफ्टर रिलीज हो जाता है स्प्रिंग, जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर क्या एप्लीकेबल है, मोमेंटम बिफोर रिलीज ऑफ स्प्रिंग एंड मोमेंटम आफ्टर रिलीज ऑफ स्प्रिंग बोथ शुड बी इक्वल। तो देन ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है उसी इक्वेशन को। ये देखें हम लिखे m1u1 plus m2u2, ये मोमेंटम बिफोर रिलीज ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्प्रिंग वाज इन कंप्रेस्ड फॉर्म एंड बॉडी वाज एट रेस्ट, एंड आफ्टर देन m1v1 प्लस आपके पास का m2 माइनस v2, मीन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। यानी v1 सपोज हमने राइट एक्स एक्सिस की तरफ कर ली, तो v2 के नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, माइनस साइन लगा रखा है। तो कहते हैं ये आप पास m1v1 प्लस m2 माइनस v2, तो ये आप पास क्या है, ये इसका जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर रिलीज ऑफ द स्प्रिंग है। तो देन आपके पास क्या किया, ये देखें आपस में इक्वल है। अब यहाँ देखें इसकी ये राइट साइड लेफ्ट साइड हमने जीरो कर रखे, क्यों कर रखे हैं, यहाँ देखें इसमें u1 भी है, दूसरे में u2 है, और ये दोनों वेलोसिटी क्या जीरो है क्योंकि एट रेस्ट पे था, लिहाजा ये जीरो मल्टीप्लाई हो जाने से आपके पास लेफ्ट साइड की पहली टर्म भी जीरो होगी और लेफ्ट साइड की दूसरी टर्म भी क्या होगी है, जीरो होगी। सो जीरो प्लस जीरो आ गया इज इक्वल टू क्या m1v1 माइनस आपके पास क्या m2v2, ये आपके पास क्या राइट साइड ऑफ इक्वेशन है। एंड देन हमने क्या कर दिया, इसको रीअरेंज किया, आपके पास रीअरेंज करने के नतीजे में क्या आ गया, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसको हमने फर्दर रीअरेंज किया क्योंकि हमारा जो टारगेट था v1 डिवाइडेड बाय v2, दिस इज द ratio of the velocity between these two velocity we have to find out. So after their rearrange, so we got m1 over m2 is equal to m2 over m1. So इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना अपना मुतलका क्वेश्चन और उसका आंसर और उसका सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जस्ट एक फार्मूला था, इसकी वैल्यू मैथमेटिकली न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं करनी थी, जस्ट इसका हमने एक रेशियो का फार्मूला करना था तो हमने इसको फॉलो किया है। लिहाजा इसकी न्यूमेरिकल्स की वैल्यू इस तरह गिवन नहीं है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप। तो सो v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल m2 ओवर m1। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इसमें अगर क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है जी, क्वेश्चन 5 इज देयर, दैट इज एन ओमेगा ऑफ मास 1.0 10 is power minus 12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through tiny orifice. The amoeba ejects water with the speed of 1.0 10 is power minus 4 meters second inverse at the rate of 1.0 10 is power minus 13 kilogram second inverse. So assume the water is being continuously replenished, so the mass of the amoeba remains the same. यानी इसमें आपको एक अमीबा के हवाले से बताया गया कि उसकी मैस, अमीबा एक छोटा सा यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया टाइप, यानी कि है जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो कहते हैं उसकी मैस जो है वो गिवन है, कहते हैं स्पीड ऑफ वाटर जो है जिसमें ये मौजूद है, कहते हैं वो भी गिवन है। कहते हैं कि उसकी जो मैस इजेक्ट होती है पर सेकंड वो भी आपके पास क्या गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ अमीबा, यानी अमीबा कितना आगे मूव करता है उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और फोर्स ऑन अमीबा ड्यू टू वाटर फ्लो की वजह से जो अमीबा पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो अभी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें तो हमने क्या किया है कि फोर्स ऑन अमीबा जो है वो फाइंड आउट किया है ड्यू टू वाटर फ्लो। तो वो आपके पास क्या है, हमारे पास वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज F इज इक्वल टू ma।
तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया और उसमें हमने क्या कर दी, ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी। तो वैल्यूज इंसर्ट कर दी, आपका जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आप पास क्या है 1.0 10⁻⁻17 न्यूटन है। एंड देन आगे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, ए इज इक्वल एफ ओवर एम। तो सो हम यानी एफ इज इक्वल एम ए फार्मूला से हमने इसे क्या किया, रीअरेंज किया। काइंडली उठ के बैठे यार, इसकी वीडियो बन रही है और ये अच्छा नहीं लगता जी। तो कहते हैं जी कि ए इज इक्वल एफ ओवर एम। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फोर्स की वैल्यू हमने अप्लाई कर दी, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है मास की वैल्यू हमने इंसर्ट की। तो कहते हैं ये इंसर्ट करने के बाद क्या आ गया, हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट इज a boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 ग्राम। ये न्यूमेरिकल एम है, 2-3 दफा ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो कहता है उसकी मास क्या है 40 ग्राम है। ही प्लग्स द एंड विद द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम and after igniting the firecracker he throws the can straight up। तो वो उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है। then it explodes at the top of its path। if the block shoot out with the speed of 3 meter per second how fast will the can be going। तो कैन कितनी तेजी से जाएगा ये बताना। कहता है एक लड़का जो है वो क्या करता है, फायर क्रैकर जो है लेता है, वो प्लेस करता है। कहता है जी उसकी निग्लेजिबल मैस ना होने के बराबर है। कहता है एक एम्प्टी कैन लेके एक लड़का फायर क्रैकर उसमें रखता है और कैन की मैस क्या है 40 ग्राम मैस है। यानी एक कैन लेता है लड़का, उसमें फायर क्रैकर रखता है और कैन की मैस क्या है 40 ग्राम है। फिर वो क्या करता है, इसी कैन को क्या करता है वुडन ब्लॉक के साथ जोड़ देता है, यानी धागे से बांध देता है या किसी और चीज से। तो क्या होता है वुडन ब्लॉक के साथ जोड़ता है। कहते हैं उसकी मैस क्या है 200 ग्राम है। कहते हैं आफ्टर इग्निटिंग द क्रैकर, यानी जब वो फायर क्रैकर को आग लगाता है और कहते हैं ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, यानी उसने कैन के अंदर फायर क्रैकर रखा हुआ है और उसको धागे से बांध के वुडन ब्लॉक के साथ उसने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। वुडन ब्लॉक की मैस क्या 200 ग्राम है, जबकि जो कैन जिसमें फायर क्रैकर रख रखा है उसकी मैस क्या 40 ग्राम है। अब वो लड़का क्या करता है, क्योंकि उसने कनेक्ट किया हुआ धागे के थ्रू, थ्रेड के थ्रू इन दोनों चीजों को, फायर क्रैकर को आग लगाता है। आग लगा के फौरन वो क्या करता है अपवर्ड डायरेक्शन में से फेंक देता है जी, स्ट्रेट अपवर्ड। तो क्या होता है ये फट जाता है। इट एक्सप्लोड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, यानी ये ऊपर टॉप पर जाता है तो क्या ये फट जाता है, यानी आग लग चुकी होती है इसको। कहते हैं ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर कहता है ब्लॉक जो है आपके पास क्या 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या करते हैं शूट करते हैं, हाउ फास्ट द विल द कैन बी गोइंग, यानी कैन कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। तो ये आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास इस पूरी स्टेटमेंट का हम एनालिसिस करते हैं और जो डाटा गिवन है हम क्या लिखते हैं, इसका डाटा लिखते हैं और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उसको देखेंगे और उसके हिसाब से हम अपना फार्मूला सेट करेंगे। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स के मैस ऑफ कैन हमने सपोज किया m1 है, जो है हमने इसके कैन की मैस के लिए से यूटिलाइज किया है जो कि गिवन हमारे पास 40 ग्राम है। इसको हमने 1000 पे डिवाइड कर क्या किया किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। जो वुडन ब्लॉक मैंने कहा था लड़के ने लिया है उसके साथ अटैच कर दिया, उसकी मैस का हमने m2 सपोज किया है जो कि 200 ग्राम है and it is divided by 1000 and we convert in SI unit system that is 0.2 kilogram। and then velocity of can before the experience कहते हैं at maximum height जो है वो आप पास के हैं, क्योंकि पहले कैन जो था वो रेस्ट पे था, लिहाजा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u1 हमने सपोज की इनिशियल वेलोसिटी वो क्या 0 होगी। इस तरह कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक बिफोर एक्सपीरियंस एट मैक्सिमम हाइट कहते हैं u2 इज इक्वल 0। पर देखें फायर क्रैकर उसने कैन में रखा था और कैन क्या था रेस्ट पे था। इसी तरीके से वुडन ब्लॉक है उसकी वो भी क्या था रेस्ट पे था ना, मूव तो नहीं कर रहा था। तो क्या है उसकी वेलोसिटी u2 वो भी क्या है 0 है। फिर कहते हैं जब वो फायर क्रैकर को आग लगाता है कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक आफ्टर एक्सप्लोजन जब वो कितनी है v2 आपके पास 3.0 मीटर पर सेकंड। यानी जब वो लड़का फायर क्रैकर को आग लगाता है कहता है डेफिनेटली वो अपवर्ड शूट करता है
तो कहता है उस वक्त जो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी वो क्या है, v2 दैट इज 3.0 मीटर पर सेकंड है। कहते हैं आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ कैन आफ्टर एक्सपीरियंस वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसको हमने v1 सपोज किया, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स? यानी हमने क्या किया है, डाटा का एनालिसिस किया है, जो हमें डाटा गिवन है हमने क्या किया, डाटा की वैल्यू इंसर्ट की है, और जो फाइंड आउट करना है वो भी हमने क्या कर लिए, इसमें नोट कर लिए। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट न्यूमेरिकली पढ़ते हैं, उसका डाटा लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, और फिर उसके हिसाब से हमने क्या करना है, डिफरेंट फार्मूलाज हमारे पास चैप्टर के गिवन होते हैं, तो हमने उसको यूज करना होता है। अब इसमें देखें, इसका एनालिसिस किया तो हमारे पास जो डाटा गिवन है, दैट m1 गिवन है, m2 गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन है, और इस तरह v2 गिवन है, एक v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ कैन क्या है, मिसिंग है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इन सारी चीजों का एनालिसिस करने में पता चलता है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वाला फार्मूला ही यूज करना है, बाकी और कोई फार्मूला इसको यूज नहीं करना चाहिए। इट विल बी इजियर एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन गेट आवर टारगेट। सो इसमें ये देखिए हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फायरिंग से पहले, क्रैकर को फायर करने से पहले का मोमेंटम और आफ्टर फायर करने के बाद का मोमेंटम का इक्वल होना चाहिए। देखिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 इंटू -1, बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, प्लस आप पास क्या m2v2। अब यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड सारी की सारी हमने जीरो कर दी, क्यों कर दी है, यहाँ पे आप पास क्या u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी क्या जीरो है, और ये लेफ्ट साइड की हर टर्म क्या u1 मल्टीप्लाई u1 प्लस मल्टीप्लाई u2 है, u1 और u2 की वैल्यू इंसर्ट की, 0 मल्टीप्लाई m1 और 0 मल्टीप्लाई m2, ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 हो गया। अब डायरेक्टली राइट साइड पे आ जाए इक्वल टू, तो आगे हमने क्या कर, इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी, m1 की वैल्यू मल्टीप्लाई माइनस v1, माइनस साइन अपोजिट साइन है इसलिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन में था वेलोसिटी, इस वजह से हमने माइनस साइन लगाया, और प्लस आप पास क्या है m2 उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई v2 उसकी वैल्यू गिवन है, हमने इसमें इंसर्ट किया। वो कहते हैं आफ्टर कैलकुलेशन करके हमारे पास जो है v1 की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर ली है। सेम लाइक दैट नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप पास क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, its mass is given which is m is equal to 9.1 10 is power minus 31 kilogram, traveling at the 2.0 10 is power 7 meter per second, undergoes ahead on the collision with the hydrogen atom, that mass is given which is m is equal to 1.67 10 is power minus 27 kilogram, which is initially at rest, assuming the collision to be perfectly elastic. So this student is telling that the collision is elastic and a motion of to be along a straight line, and motion is along straight line. Then he gives two hands, that the collision is elastic and also motion is along straight line. Find the velocity of the hydrogen atom. हमने वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखें डी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को हमने पहले रीड किया, अब एक्सप्लेन में इसकी स्टेटमेंट कर देता हूँ। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन उसकी मास गिवन है और वो इस स्पीड से क्या कर रहा है, मूव करता है, कहते हैं अंडर गोज यानी मूव करते क्या करता है, वो एक हाइड्रोजन एटम से टकरा जाता है, उसको कुलिंग हो जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन उसकी मास गिवन है, उसकी ट्रैवलिंग स्पीड गिवन है, कहते हैं वो मूव करते हुए स्ट्रेट लाइन पे एक हाइड्रोजन एटम जो है उसके साथ कोलाइड कर जाता है। कहते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम था वो क्या था, रेस्ट पे था, उसकी मास भी क्या है हमारे पास इनसाइड ब्रैकेट ये गिवन है। कहते हैं हमने क्या फर्ज किया कि ये जो कुलियन हुए है इलेक्ट्रॉन का विद हाइड्रोजन एटम साथ, कहते हैं ये कुलियन क्या इलास्टिक कुलियन है। इलास्टिक कुलियन आपको डिटेल से बताया, जिसमें उसका मोमेंटम भी कंजर्व होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होता है। और इन इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो यहाँ से क्लियर कट हमें बता दिया है क्या है जी, हमारा कुलियन क्या है, इलास्टिक है, और मोशन के अराउंड स्ट्रेट लाइन है। तो हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, सारा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन को सिर्फ ये नहीं कि एक दफा पढ़ लिया और खत्म होगी, नहीं। स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड क्वेश्चन स्ट्रेट 2-3 टाइम, सो दैट अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं समझ सकी
सेकंड टाइम पढ़ लें, सेकंड टाइम नहीं थर्ड टाइम पढ़ लें। इससे क्या होगा, अगर तसल्ली से सुकून से पढ़ने से आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सारी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। जब क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर आप देखें भाई डाटा कौन सा गिवन है, आपने चेक किया, एनालिसिस किया, देखा भाई मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो वो हमने M1 से सपोज कर दिया, तो हमारे पास क्या है 9.1 10 is power minus 31 किलोग्राम। सपोजिशन आप कोई भी कर सकते हैं, M1 M2 X1 X2 लाइक दैट, यानी जो भी सपोजिशन कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू टेल देम फर्स्ट। तो हमने कहा कि मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हमने यहाँ देखिए M1 किया है, तो ये हमने क्या कहा, गिवन मैथ्स हमने लिख ली। हाँ कहते हैं मैथ्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसको हमने M2 कह दिया, सपोज कर लिया, वो भी हमारे पास क्या गिवन है, हमने वही डाटा ऊपर से देख के लिख लिया, दैट इज कॉल्ड गिवन डाटा। और इसके भी नंबर होते हैं डिस्टेंस, sometime it has a 0.5 marks, sometime it is a 0.75 marks, like that, या sometime it has a one number for data, given data। तो जितना आपको आता है, जितना आप करते जाएंगे इतने आपको नंबर्स के मिलते जाएंगे, क्यों स्टेप वही नंबर होते हैं। एंड देन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। तो कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम V2 हमने सपोज कर लिए क्या जीरो है, क्यों जीरो है, ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये बता दिया गया जनाब कि ये इट इज एट रेस्ट। सो हमने फिर क्या किया, ये गिवन डाटा लिख लिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन V2 डैश हमने क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये बात याद रखें, हमने डाटा गिवन डाटा लिख लिया, फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लिया, डाटा का एनालिसिस कर लिया, वो भी देख लिया कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन ये बात याद रखें, कोलिजन उसने साफ बताया हुआ कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड फार्मूला ही लेंगे, इन इलास्टिक का यूज नहीं कर सकते, या कोई और फार्मूला यूज नहीं कर सकते। उनको समय ये बता दिए जनाब इलास्टिक फार्मूला, इलास्टिक कोलिजन है और स्ट्रेट लाइन पे है। अब देखें फिर इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी की बॉडीज होती है, हमने एक ही कहा था V1 डैश और एक कहा था V2 डैश। यहाँ हमारे पास क्या V2 डैश लगेगा, क्योंकि दूसरी बॉडी जो है वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, ये आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बड़ी डिटेल से इसे एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपके मिस हो गए डियर स्टूडेंट्स, तो आई हैव अ यूट्यूब चैनल and you subscribe my YouTube channel, you will go to you will open us youtube.com www.youtube.com। इसको आप ओपन करेंगे, सर्च बार में लिखेंगे सारी ग्रीस फिजिक्स, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो यूट्यूब का मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट एवरी लेटेस्ट वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी किसी वजह से, तो आप क्या करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोस भी मिल सके, और सबका वीडियोस आप मिस कर दिए काइंडली उनको भी आप डिटेल से सुन लें। और फिर भी अगर क्वेश्चन तो आप यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल सी एंड रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो लेसन, नो प्रॉब्लम। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसमें ये फार्मूला 2m1v1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus m1 into v2 divided by m1 plus m2। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। कहते हैं जी कि इसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट किए, कौन सी वैल्यू इंसर्ट की भाई, v2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए v2 0 किया। क्या हाइड्रोजन एटम इनिशियली क्या था, एट रेस्ट पे था। ये देखें ये वे वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, ये इसमें v2 मल्टीप्लाई और ये v2 क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम V2 is equal to 0, why? Because it was at rest। तो सो हमारे पास ये एक टर्म पहले वाली बच गई है, तो V2 डैश या हमने पहले वाली टर्म लिखी और इसमें क्या कर दिया, वैल्यू इंसर्ट कर दी 2m1 दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आपके पास क्या V1 आपके पास वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड देन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस सारे को कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, V2 डैश यानी आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन एटम की जो वेलोसिटी है दैट इज 2.2 × 10⁴ मीटर सेकंड इनवर्स। तो यूं हमने इस तरीके से क्या कर दिया, इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, में कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क क्वेश्चन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, दैट इज अ ट्रक weighing 2500 kilogram and moving with the velocity of 21 meter per second collide with the stationary car weighing 1000
kilogram. The truck and the car moves together after the impact. Calculate their common velocity. Dear student, ये जो क्वेश्चन है इट्स रिपीट्स many टाइम, तो बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझ लें। इसको कहते हैं एक ट्रक है, उसकी मैस क्या है 2500 किलोग्राम है। कहता है ये ट्रक जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकंड है, यानी एक ट्रक जो है उसकी मैस इतनी है 2500 किलोग्राम और वो जो है 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर है। कहते हैं रास्ते में एक कार जो है खड़ी है, स्टेशनरी है, रास्ता ज़रा तंग सा था, तो जो ट्रक ड्राइवर था उससे ज़रा संभाला नहीं गया ट्रक, तो उसने क्या कर दिया, सीधा टक्कर लगा दी कार के साथ। कहते हैं कार जो रेस्ट पे थी उसका वेट क्या है 1000 किलोग्राम था। कहते हैं कि टक्कर लगने के बाद क्या होता है, ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी कुलियन होने के बाद ये दोनों एक साथ ही क्या करते हैं, एक ही सेम इम्पैक्ट से सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी ट्रक वाला आ रहा है, यानी ट्रक में बैठ के और ट्रक को ड्राइव कर रहा है, ट्रक की मास क्या है 2500 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी जो ट्रक की है वो 21 मीटर पर सेकंड है। कहता है ये ट्रक जो है उसे कोलाइड कर जाता है, किससे कोलाइड करता है, एक कार जो रास्ते में एट रेस्ट पे है, स्टेशनरी कार रेस्ट पे है, उसकी मास क्या है 1000 किलोग्राम है। कहता है कि आफ्टर कुलियन, कहता है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं जी। कहता है सेम वेलोसिटी से मूव करें आफ्टर कुलियन। कहते हैं कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, जिनकी कॉमन वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड many times in the any different boards in different exams. तो डाटा हम देखते हैं, जो हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट अंडरस्टैंड की। कहता है जो डाटा हमारे पास गिवन है, दैट इज mass of truck M1 it is a 2500 किलोग्राम and mass of car it is a M2 1000 किलोग्राम, ये गिवन है हमें। कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक दैट इज U1 21 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार U2 हमने सपोज किया दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि गाड़ी जो कार थी इट वाज एट रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब, स्टेशनरी का मतलब क्या, इट इज एट रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी 0, इट इज नॉट मूविंग। सो डियर स्टूडेंट, ये हमें डाटा मिला है, हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन व्हिच इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर इंपैक्ट, यानी अब कोलाइड हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। कहते हैं वो एक ही डायरेक्शन में सीधा आगे मूव कर रहे हैं। कहते हैं उनकी वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2, दोनों की ट्रक की वेलोसिटी एंड कार की वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट क्या है, सेम है एंड इज इक्वल टू v हमने सपोज कर लिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। कहते हैं इसका एनालिसिस किया तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये फार्मूला क्या है, सही एप्लीकेबल हो रहा है, तो लिहाजा हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कूलिंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। देखिए हमने अप्लाई कर दिया m1u1 प्लस m2u2, ये पहले का मोमेंटम है, ये ट्रक का, ये m1u1 आपके पास ट्रक का मोमेंटम है और m2u2 आपके पास कार का मोमेंटम है। कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कूलिंग या बिफोर इम्पैक्ट। कहते हैं आफ्टर क्या है, इम्पैक्ट क्या है, m1v1 ये आपके पास ट्रक का है प्लस m2v2 ये आपके पास कार का है। तो ये हमने क्या कर इस पर अप्लाई कर दिया। अब क्या है, ये तो जनरल फार्मूला है हमने, तो अब इसको इस केस के वाले से कर लेते हैं m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, m1 प्लस m2 इंटू वी क्यों लिया है, क्योंकि ये हमने यहाँ सपोज कर रखे आफ्टर इम्पैक्ट क्या है, दोनों सेम वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे v1 v2 इक्वल वी सपोज कर लिया है, जिस v यहाँ इंसर्ट करने के लिए v दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में पास क्या रह गई m1 प्लस m2 हो गई। अब हमने क्या कर दी, इसी इक्वेशन में ही हमने अपनी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, दैट इज m1 2500 दैट इज द mass of truck मल्टीप्लाई क्या है u1, ये आपके पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक है दैट इज 21, ये देखें डाटा में गिवन है, तो ये हमने इंसर्ट कर दी। देन आपके पास क्या है, प्लस लिखा हुआ है 1000 दैट इज mass ऑफ कार एंड मल्टीप्लाई u2 दैट इज द 0, क्योंकि कार क्या थी एट रेस्ट पे थी, इज इक्वल टू क्या है m1 प्लस m2 दोनों की mass मल्टीप्लाई भी कॉमन वेलोसिटी, ये कॉमन वेलोसिटी हमने क्या करना है, एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। कहते हैं इसको हमने रीअरेंज किया, तो आपके पास क्या है 2500 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 3500, इन दोनों को ऐड करके आइए, तो कहते हैं कि इसको हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड है। तो यूँ हमने इस तरीके से क्या करना, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया है।
अगर इसमें कोई क्वेश्चन भी स्टूडेंट देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज अ 2 blocks of masses 2 kilogram and 0.5 kilogram are attached at the two ends of a compressed spring। कहते हैं इनको हमने compressed spring के साथ क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। Elastic potential energy stored in the spring is 10 joule। Find the velocities of the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released। तो कहते हैं इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें फर्क ये था कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन नहीं थी, यहाँ पे हमें एनर्जी क्या गिवन है। तो कहते हैं कि इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें, कहते हैं कि इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, एक की मैथ हमने M1 कंसिडर की है और दूसरी की मैथ क्या M2 कंसिडर की है। कहते हैं M1 की मैथ देखें 2 किलोग्राम है, M2 की मैथ आपके पास 0.5 किलोग्राम है। इनको हमने क्या करिए, एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर रखा है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और इनको हमने दोनों हाथों से क्या बाय फोर्स रोक रखा है ताकि स्प्रिंग कंप्रेस हालत में ही रहे, रिलीज ना हो। कहते हैं उस वक्त जो कंप्रेस्ड हालत में जो स्प्रिंग है इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर्ड है वो क्या पास 10 जूल है जी। इस फॉर्म में जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है। दोनों मैसेज को हमने अप्लाइड फोर्स की वजह से रोक रखा है, और कहते हैं कि U1 और U2 इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने सपोज किए दैट आर 0 एंड हमने अप्लाइड फोर्स करके रोक रखा है, जिसकी वजह से इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी स्प्रिंग में दैट इज 10 जूल। कहते हैं फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक if the spring delivers its energy to the block when released। कहते हैं कि हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक M1 और M2 इनकी फाइंड आउट करनी है। जब हम क्या कर देते हैं, अप्लाइड फोर्स रिमूव कर लेते हैं और जो स्प्रिंग अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देता है आफ्टर रिलीजिंग। तो ये हमारे पास क्या सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको हमने एनालिसिस किया। तो कहते हैं एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो गिवन डाटा है दैट इज मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट M1 ये गिवन है 2 किलोग्राम, mass of second object suppose M2 that is a 0.5 kilogram। initial velocity जो है दोनों objects की that is first body and second body it is U1 suppose 0 and U2 is equal to 0 and elastic potential energy of the spring जो कि हमने compress करके रखा हुआ है spring, कहते हैं इसमें जो energy stored है वो क्या 10 जूल है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, आप कहते हैं हम इसे अप्लाइड फोर्स रिमूव करेंगे या स्प्रिंग को हम रिलीज करते हैं। कहते हैं रिलीज होने से जो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो डिलीवर हो जाती है आफ्टर रिलीज ऑफ द स्प्रिंग। तो कहते हैं जिससे वेलोसिटीज क्या करती हैं, बॉडी जो है वो वेलोसिटी V1 और V2 के तहत क्या करती है, सपोज दोनों बॉडी ने मूव किया, एक की वेलोसिटी को हमने V1 सपोज कर लिया और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को हमने V2 सपोज कर लिया, दैट इज V1 एंड V2 वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी दैट इज V1 एंड V2। तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है और ये चैप्टर में से आता हूँ न्यूमेरिकल ही है, लेकिन कोई पता नहीं होता एग्जामिनर की क्या विश है, he can reverse his wish also, so possibilities are there। So we have to complete preparation of our chapter 2 and 3 numerical exercise, short question, long question of both chapters, so that you can tackle the situation if we reverse the next paper scheme। तो इसमें देखें जो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 माइनस V2 मतलब उसकी डायरेक्शन के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है ये देखें, यहाँ पर ये हमने V1 क्या पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस ली है, तो V2 जो है ये M2 मैच की वेलोसिटी है, ये आपके पास अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसका एरो उससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ माइनस साइन लग गया ड्यू टू इट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके पास जो स्टूडेंट्स की लॉजिक है कि हमने यहाँ पर इस फार्मूला में माइनस साइन क्यों लगाया है। फिर ये देखें हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी, इसमें लेफ्ट साइड U1 और U2 वेलोसिटी रखती है M1 U1 प्लस M2 U2, और ये U1 और U2 दोनों वेलोसिटीज क्या है, ब्लॉक्स क्या थे एट रेस्ट पे थे, तो दोनों को जीरो वेलोसिटी पुट करने से लेफ्ट साइड टोटली क्या हो गई है, जीरो हो गई है। एंड देन हमारे पास क्या राइट साइड M1 V1, तो ये हमने M1 की वैल्यू पुट कर दी, V1 हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, एंड देन माइनस क्यों आई है इस साइन को ओपन करने की वजह से, तो कहते हैं माइनस आपके पास क्या M2 की वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई V2 वी हैव टू फाइंड आउट, एंड देन ये हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, लेफ्ट साइड टोटली जीरो होगी। अब क्या है हमने नेगेटिव टर्म को दूसरी साइड पे ले आए हैं, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई V2 ये दूसरी साइड पे जाकर क्या होगी पॉजिटिव होगी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व किया, दैट इज फर्दर सॉल्व किया 2V1 इज इक्वल टू
यानी फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो v2 की वैल्यू आ गई वो क्या 4v1 आ गई। अब हमने क्या करना है, एंड प्रेजेंट केस जो हमारे पास ये केस मौजूद है, कहते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? कहते हैं कि जब हमने स्प्रिंग कंप्रेस कर रखा था बाय फोर्स, उस वक्त एनर्जी क्या थी, 10 जूल थी। जब हमने से क्या कर लिया, रिलीज कर लिया, डेफिनेटली वो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अब यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर यूटिलाइज होती है तो वो बॉडीज क्या करती हैं, मूव करती हैं। मूव करने की जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इन एक तरह से अगर स्प्रिंग की एनर्जी यूटिलाइज हो गई, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी यूज हो गई, तो वो हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और दूसरी तरफ से ऑब्जेक्ट्स क्या करें, first body and second body of their mass m1 and m2 they are moving in opposite direction, so they gain kinetic energy। तो ये देखिए उसी चीज है, the loss of potential energy कितना हुआ हमारा, 10 जूल हुआ है, is equal to gain of kinetic energy कितनी बॉडी, दो बॉडीज हैं, that is m1 v1 square plus m2 v2 square। ये हमारे पास क्या है, इनको स्प्लिट ऑफ कर दिया। तो आगे आप देखें कि इसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट की है, दैट इज 10, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो कह रहे हैं जी कि इसमें आफ्टर हमने कैलकुलेशन जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। इसमें देखिए m1 v1 m2 v2 ये सारी वैल्यूज हमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और कहते हैं कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाती है, आफ्टर कैलकुलेशन v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, √2 दैट इज 1.4 मीटर सेकंड इनवर्स। इस वैल्यू को हमने उठाकर इक्वेशन 2 में इंसर्ट कर दी है, एंड दैट इज इस इक्वेशन में हमने इंसर्ट कर दी इक्वेशन 1 में। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। हमने यहाँ से क्या किया, v1 फाइंड आउट की और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या है, v2 इज इक्वल टू 4v1। यहाँ v1 की वैल्यू हमने इंसर्ट की, कहते हैं वो आफ्टर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई है दैट इज v2 इज इक्वल टू 5.6 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दी है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज here it is a question 10, a football is thrown upward with an angle of 30 degree। अब ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आ गया न्यूमेरिकल। कहता है कि प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है बहुत अहम है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसको न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं। कहता है कि फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with respect to the horizontal to throw a 40-meter pass। What must be the initial velocity, the initial speed of the ball। कहते हैं हमारे पास एक फुटबॉल है, एज ए प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, उसको जमीन के साथ 30 डिग्री के एंगल से हम क्या करते हैं, किक लगाते हैं। ये सपोज आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तो आपने क्या किया, जमीन पे बॉल रख के उसको हिट लगाई, और वो जो मोबाइल है जमीन के साथ 30 डिग्री के एंगल बनाते हुआ मूव करते हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड को जा रहे हैं। कहते हैं कि उसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो आपके पास क्या गिवन है, दैट इज 40 मीटर। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, इसका गिवन डाटा देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r इज इक्वल टू रेंज, कहते हैं वो गिवन है 40 मीटर, हमने लिख दी। कहते हैं इनिशियल एंगल जो है, जो एंगल बना था इंक्लिनेशन 30 डिग्री के एंगल से वो उसने बनाया, हमने क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, इसमें फार्मूला अप्लाई कर लिया। तो देन फार्मूला इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फार्मूला दैट इज r इज इक्वल टू vi स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इनिशियल इस फार्मूले को रीअरेंज करना है। क्यों रीअरेंज करना है, हमने इसकी वेलोसिटी vi फाइंड आउट करनी, इस वजह से जी हमने रीअरेंज किया। ये फार्मूला है, फिर हमारे पास के vi का स्क्वायर है, हमें vi स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ vi चाहिए। हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे vi स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसमें देखें g की वैल्यू गिवन है 9.8 है, r की वैल्यू रेंज है वो भी गिवन है, आगे sin 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है sin 2 थीटा। तो इसमें 30 डिग्री एंगल था, 30 मल्टीप्लाई टू 60 बन गया, ये sin 60 डिग्री इस वजह से है। अब हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की, तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी 21 मीटर पास के पर सेकंड है। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल या फुटबॉल जिसको हमने हिट लगाई थी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट,
तो कहता है जी a ball thrown horizontally from a height of 10 मीटर with the velocity of 20 मीटर per second। कहता है एक बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है एट द हाइट ऑफ 10 मीटर से फेंकी गई है, उसकी वेलोसिटी क्या 20 मीटर पर सेकंड है। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी, यानी ग्राउंड को हिट करेगी, यानी एक हमने बॉल लेके या प्रोजेक्टाइल बॉडी को कहते हैं 10 मीटर की हाइट से हमने फेंका है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 21 मीटर पर सेकंड है। बता रहा है क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, कहते हैं कितने टाइम बाद ये जो है ग्राउंड से हिट करेगा, ये हमने क्या करना है बताना है। और साथ ही कहते हैं जी इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या कर दें बता दें। ये क्वेश्चन है जी आपके पास। इसमें देखें जो गिवन डाटा है हाइट दैट इज 10 मीटर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो आप पास का 21 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में। देन वी हैव टू फाइंड आउट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमने फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका फार्मूला जो है x इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और फाइनल वेलोसिटी ये आपके पास इसका फार्मूला ये हमने फाइंड आउट करना है। कहता है यूजिंग हमने क्या करना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन जो है वो हमने यूटिलाइज किया। तो हमारे पास वो वर्टिकल कंपोनेंट की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या वाई इज इक्वल टू वी आई वाई मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट की थी जब हमने प्रोजेक्टाइल का आर्टिकल डिटेल से पढ़ा, 2 लेसन में हमने पढ़ा था। कहते हैं उसमें हमने ये इक्वेशन क्या की डिराइव की थी, वही इक्वेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कहते हैं वाई आपके पास क्या है हाइट है, वाई से मुराद की हमने इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी, वी आई वाई क्या थी 0 थी, क्योंकि जब हाइट से फेंका गया सर्टेन हाइट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, वो 0 मल्टीप्लाई टी प्लस आपके पास 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हमने क्या की है कि इस इक्वेशंस को रीअरेंज करके हमने टाइम क्या की एक साइड पे की है और हमारे पास क्या है इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी इस फार्मूले में, तो आपके पास कितना आ गया 1.41 सेकंड के आगे इसका टाइम आ गया है। अब कहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने, फार्मूला जो उसका इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की x इक्वल टू वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम t। तो हमने क्या कर दिया इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी, वी आई एक्स क्या 21 है और आपके पास क्या है टाइम t जो है 1.41 अबव हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये आपके पास क्या आ गया 30 मीटर आगे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी। इस तरीके से हमने किया है कि प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता है वी आई एक्स एंड वी एफ एक्स ये क्या होते हैं सेम होते हैं, क्यों ये मैंने बड़ी डिटेल से बता रखे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहे जहां भी हो, चाहे इनिशियल में हो, दरमियान में हो, फाइनल में हो, एक जैसा ही रहता है। क्यों एक जैसा रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वी आई एक्स या वी एफ एक्स या ये कहते हैं हर जगह एट एवरी टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पूरी जो उसकी फ्लाइट होती है प्रोजेक्टाइल हर वक्त क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, बिकॉज अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। और वी एफ वाई आपके पास क्या है ये चेंज होता रहता है, कहते हैं वो आपके पास वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यहाँ हमने क्या कर दी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी, क्योंकि वी आई जो होता है वो 0 होता है इब्तदा में, तो प्लस आपके पास का जी टी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दें। तो कहते हैं ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ गया 13.8 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी इसका ये कंपोनेंट आ गया। फिर वी एफ वाई कंपोनेंट वी एफ एक्स वैसे ही ऑलरेडी सेम है। कहते हैं हमने इलास्टिक क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो दोनों कंपोनेंट डेफिनेटली ऐड होंगे, तो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट होगा। ये देखिए हमारे पास फाइनल इलास्टिक का जो फार्मूला है वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, हमने क्या कर दिया दोनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किए हैं, इसमें वैल्यूज इंसर्ट की हैं, इनके स्क्वायर लिए हैं, उसके रूट है, इन सारे को सॉल्व किया है तो नियरली इक्वल टू आ गया 25 मीटर पर सेकेंड है जी। तो जिस स्टूडेंट्स के साथ ही आपके चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर इनमें कोई भी बात समझ नहीं आई है देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें घर में बैठ के ऑफ टाइम में। तो कोई भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम कर रहा हो कोई न्यूमेरिकल उसका नंबर सर मुझे बता दें, सर न्यूमेरिकल नंबर सपोज 5 नहीं हो रहा या इसमें कोई पॉइंट नहीं हो रहा, तो यू कैन राइट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, then I will see and inshallah I will solve it in next lesson। जी स्टूडेंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका 3 प्लान्स आ चुके हैं इस वक्त, ए बी सी
प्लान्स हैं, तो काइंडली कोई भी प्लान आगामी हालत में कोरोना वबा की वजह से कोई भी अप्लाई हो सकता है, तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आपको आ सकती हैं, लिहाजा इस वक्त ये टाइम आपके पास काफ़ी है, तो काइंडली इसको अच्छी तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, बेहतरीन प्रिपरेशन करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई समझ नहीं आती, यू राइट बैक टू मी, आई विल बी हियर, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो लेसन। इसके अलावा आपको जैसे बताया है कि मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है सारे ग्रेस फिजिक्स के नाम से। इवन यहाँ मैं आपको ये चैनल इधर दिखा भी देता हूँ, दैट इज़ ये मेरा चैनल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको देख लें और आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी प्रीवियस और प्रेजेंट वीडियो जो है एवरी टाइम आपको अवेलेबल होगी, जब भी आपको टाइम मिले आप इसे सुने। बाज़ का कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं जहाँ का इंटरनेट के वीक होता है और सम टाइम बहुत ही फास्ट चल रहा होता है, तो उस टाइम जब आपके पास इंटरनेट फास्ट चल रहा हो, देन यू हैव टू अप्लाई इट। ओपन हो गया जी, मैं इसको मैं करता हूँ, तो डी स्टूडेंट्स इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा चैनल ओपन हो रहा है। We have to wait for a few seconds because this time net is little bit weak, so I want to show you this is my YouTube channel। इसमें आप देखें कि सारी वीडियोस के इसमें मौजूद हैं, इसमें प्ले लिस्ट भी के मौजूद है, तो आप प्ले लिस्ट से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो रहा है, तो जी स्टूडेंट ये मेरा चैनल आपके सामने ओपन हो चुका है, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है आपके साथ। ये देखें सारे फिजिक्स, तो इसमें तमाम आपके पास वीडियो जो है प्रेजेंट भी और प्रीवियस भी मौजूद हैं। ये आप देखें यहाँ पर, ये मैंने प्ले लिस्ट पे क्लिक कर दिया, इसमें आपका डियर स्टूडेंट्स इस प्ले लिस्ट में आप देखें तो क्लास 9th फिजिक्स वीडियोज़ भी मौजूद हैं, सेकेंडरी फिजिक्स की वीडियोज़ भी मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। तो जी स्टूडेंट्स आप अगर आपने पुरानी वीडियोज़ को मिस कर दी हैं, किसी वजह से आप लेसन नहीं लिया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये आपका सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल होगी। आप इसके लेक्चर सुने, वीडियो सुने, क्वेश्चन हो द राइट बैक, और नेक्स्ट लेसन में आप ये समझ सकते हैं। काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियोस मिल जाए। इसके साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है, दूसरे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।